Hello, welcome to the channel guys. I hope you all are fine. In today's this session we will be discussing some important MCQs regarding poverty and unemployment. ठीक है, तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है JKSSB के उन मोस्टली एग्ज़ाम्स में जिनमें सोशलॉजी का एक पोर्शन पूछा जाता है, खासकर वुमेन सुपरवाइज़र के लिए। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और द एग्ज़ाम काउंसलर का जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। देन आफ्टर दैट अगर आपको ये PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हमारा जो है एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुका है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जो है एप्लीकेशन का भी लिंक और टेलीग्राम का भी लिंक जो है वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं। ठीक है, देन आफ्टर दैट अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बाकी आपके वैल्यूएबल कमेंट्स की हमें जो है वो हम देखते रहते हैं, वेट करते रहते हैं कि अगर आपका कोई वैल्यूएबल कमेंट है तो हम उसको ज़रूर पढ़ते हैं। ठीक है, तो बिना देरी के चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 विल बी डैश पोर आर द पीपल हु मूव इन एंड आउट ऑफ द पॉवर्टी ऑन द रेगुलर बेसिस। देखो, कुछ होते हैं गरीब, ठीक है, मतलब पोर होते हैं जो बहुत ज़्यादा पोर होते हैं, ठीक है, और कुछ होते हैं अमीर जो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट अंबानीज़ अडानीज़, तो ठीक है, अब वो कभी गरीब नहीं होंगे, ठीक है, विदो उनको हम पोर कभी नहीं कहेंगे। ठीक है, वो ज़्यादा अमीर कम अमीर हो सकते हैं, ठीक है, वो बिलियनर बन सकते हैं और मिलियनर बन सकते हैं। ठीक है, अगर वो और भी ज़्यादा कम आ जाएँ तो वो इतना कम नहीं आएंगे, वो आपस मतलब अमीर ही रहेंगे, कम अमीर और ज़्यादा अमीर। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा गरीब है वो बहुत ज़्यादा गरीब रहेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ होते हैं जो जिनको हम मिडिल क्लास भी कह सकते हैं, वो कभी कभी ऊपर आते हैं, कभी कभी नीचे आते हैं। लाइक मतलब जैसे हिसाब से हम किसी किसान की बात करते हैं। ठीक है, किसान का क्या हुआ कि उसके खेत में जो है फसल अच्छी होगी, ठीक है, उस साल खेत में जो है फसल अच्छी होगी, तो उससे क्या हो गया, उसको मंडी में ना उसकी जो फसल थी उसका अच्छा प्राइस मिला, तो उस साल ना उसने अच्छी अर्निंग कर ली। अच्छी अर्निंग करने के साथ साथ उसने क्या कर लिया, एक नया ट्रैक्टर ख़रीद लिया। ट्रैक्टर करने के साथ साथ उसने अपनी जो फसल है, उसने ज़मीन है ना उसकी जो है अच्छी खासी वो देखभाल कर ली, उसमें पानी लगा लिया, थोड़ा पैसा उसने यूटिलाइज़ किया क्योंकि उसने कमाया। तो ही विल बी कंसिडर्ड एज मतलब पोअर नहीं, मतलब अबव पॉवर्टी लाइन, यानी कि उसके पास पैसा है तो वो काम कर रहा है। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, ड्रॉट आ गया। ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई या बाढ़ आ गई या ऐसा कुछ चीज़ होगी जिस साल उसकी फसल हुई नहीं। अब ऐसा तो नहीं है कि एक साल का कमाया पैसा वो 3-4 साल का वो करेगा, तो उस साल क्या होगा, वो गरीब बन जाएगा, अगले साल फिर अमीर बन जाएगा। तो इन लोगों को क्या कहा जाता है, आप मुझे इसका आंसर बताओ। ओकेजनली, क्रॉनिक, अर्निंग और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। Chronic poor are the poor who move in and out of the poverty on a regular basis। ठीक है, इसका ऑप्शन रहने वाला है हमारे पास बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन। बिलो द पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं उनको हम कैसे पहचाने जा सकते हैं, कैसे वो होते हैं कि बिलो पॉवर्टी लाइन ऑफ जो लोग हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ठीक है, क्या उनके पास डेब्ट ट्रैप्ड होता है, क्या वो जेंडर इनइक्वालिटी का शिकार होते हैं, क्या उनके पास पोर हेल्थ होती है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, डेब्ट ट्रैप क्या होता है, जो बंदा गरीब होता है ना, गरीब मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, BPL, जो भी बंदा जिसको हम कंसिडर करते हैं, उनमें क्या होता है या उनमें क्या चीज़ें होती हैं, वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। जस्ट लाइक एक गरीब है, ठीक है, उसके फैमिली में कोई हेल्थ इशू आ गया, मतलब कोई सीवियर हेल्थ इशू, समझ लो ऐसा सर दर्द और बुखार वाला हेल्थ इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम आ गई, एक्सीडेंट हो गया, मतलब खुदा न खास्ता एक एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, अब एक्सीडेंट का जो रिकवरी है उसका इलाज के लिए कम से कम 2 लाख 3 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, अब गरीब के पास 3 लाख तो होगा नहीं, वो क्या करेगा, वो किसी से उस टाइम पे अरेंज करेगा, क्योंकि ज़िंदगी इज़ इम्पॉर्टेंट देन मतलब एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो वो किसी से 3 लाख रुपए ले लिए, उसने इलाज करवा लिया और 2 साल के अंदर रिकवर हो गया। बट वो जो 3 साल मतलब वापस देने में ना उसकी उम्र निकल जाएगी, आधी उम्र निकल जाएगी, तो वो एक ट्रैप में फंस जाता है, उसको डेब्ट ट्रैप बोलते हैं। ठीक है, फिर रही बात जेंडर इक्वालिटी। अब गरीब घर का मुश्किल से एक बेटा पढ़ पाता है तो लड़की नहीं पढ़ पाती। ठीक है, एक गरीब घर की ये हालत होती है, ऐसे सिचुएशंस होते हैं गरीब घर के, वहाँ मुश्किल से कभी बेटा जो है 10th या 11th या 12th मुश्किल से कर पाता है। लेकिन जब लड़के की ये वाली हालत होती है तो लड़की तो बिल्कुल ही नहीं जा पाएगी, क्योंकि उसके पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि वो दोनों बच्चों को पढ़ा पाए। तो वहाँ से जेंडर इनइक्वालिटी का जो है ना गैप हो जाता है स्टार्ट। ठीक है, फिर उसके बाद पोअर हेल्थ। यार अब गरीब के घर में क्या है कि न्यूट्रिशन वाला फूड तो आएगा नहीं। ठीक है, उनके पास वही फूड होगा जो वो सर्वाइव कर पाएँ, तो ये वाली भी एक प्रॉब्लम वो फेस करते हैं। तो ठीक है, ये तीनों चीज़ें जो है एक बिलो पॉवर्टी लाइन के हमें मिलती है, तो इसलिए आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देन आफ्टर दैट इफ़ वी डिस्कस
अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MPEC। ठीक है, आपको क्या करना है, सुपरवाइज़र की जितने भी जो है बहन एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, तो उनके लिए मैं यही वाली चीज़ कहूँगा कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने बहुत सारी जो है ये जो है ना फुल फॉर्म्स हैं, ये आपने सोशलॉजी की एक्सट्रैक्ट करनी है, एक पेज बनाना है जिसमें आप कम से कम 100 जो है ये आप रखें, 100 मिनिमम 100 आपके पास जो है एट अ टाइम ये रेडी होनी चाहिए। क्या चीज़, फुल फॉर्म आपके पास रेडी होनी चाहिए, क्योंकि JKSSB ने अगर आपके लिए 60 MCQs तैयार करने हैं सोशलॉजी से, मैं अगर खासकर सोशलॉजी की बात कर रहा हूँ 60 MCQs, तो उसमें से कम 15 के अराउंड तो ये जो है होंगे। ठीक है, इसलिए आपने फुल फॉर्म जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़नी है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, जस्ट लाइक अगर हम कंप्यूटर की बात करें, हमारे यहाँ एक इंपॉर्टेंट सेशन रहता है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर इतना इंपॉर्टेंट होने के बाद अगर वो 20 मार्क्स का भी कंप्यूटर पूछते हैं, तो 20 मार्क्स के कंप्यूटर में भी कम से कम 7 या 8 MCQs ज़रूर होते हैं, क्योंकि MCQs जो है ना वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्ज़ाम का। अगर हम 1 डे एग्ज़ाम की बात करें, तो यहाँ से आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर आप मुझे दो कि इसका आंसर क्या है, दैन हम आगे चलते हैं। तो आई थिंक इसका आंसर रहने वाला है मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। ठीक है, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। तो ऑप्शन सी हमारा, यस, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MPCE। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स इन इंडिया। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स क्या होते हैं कि मैंने कोई शॉप खोली, मैंने कोई बिज़नेस खोल लिया, मैंने कोई ऐसी चीज़ खोली जहाँ से मैं खुद की अर्निंग कर सकता हूँ। उसमें मुझे क्या किया, उसमें मुझे गवर्नमेंट ने, सरकार ने, या जो भी अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने मेरी हेल्प कर दी। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स इन इंडिया, मतलब जिसमें हमें गवर्नमेंट जो है हेल्प कर रही है। तो इनमें से कौन सी ऐसी योजनाएं हैं, ऐसी कौन सी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है? क्या वो स्वर्ण जयंती सहीश्री रोज़गार योजना है, या प्राइम मिनिस्टर रोज़गार योजना है, या बोथ A and B आर इनकरेक्ट, या बोथ A and B आर करेक्ट? तो आप मुझे इसका आंसर दो। इसका आंसर रहने वाला है डी, बोथ A and B आर करेक्ट। ये दोनों जो हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स इन इंडिया में हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रांजिएंट पोर। ट्रांजिएंट पोर में से इन दोनों में से कौन सा पार्ट है ट्रांजिएंट पोर का? ठीक है, ट्रांजिएंट पोर क्या होता है कि जो बॉर्डर लाइन पे हो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम बात करते हैं, लेट्स सी द ऑप्शंस। सो आई थिंक आप मुझे आंसर करके बताओ कि इसका क्या आंसर रहने वाला है। देन ऑप्शन नंबर सी, A and B बोथ आर करेक्ट। ठीक है, कर्निंग पोर मैंने आपको अभी बोला, कर्निंग पोर इज़ द पोर जो कभी मतलब अबव पॉवर्टी लाइन हो जाता है, कभी बिलो पॉवर्टी लाइन होता है, जिसमें मैंने आपको एक फार्मर की एग्जांपल दी। एंड ओकेजनली फॉर ओकेजन अगर हम देखें तो ओकेजन होता ही मतलब कि सम टाइम्स के लिए। ठीक है, हम कहते हैं कि ओकेजनली मैं जिम जाता हूँ, ओकेजनली यानी कि मेरा जब मूड होता है तब मैं जाता हूँ। तो ओकेजनली वर्ड जो है ये यूज़ ही होता है सम टाइम्स। ठीक है, चलो देन आफ्टर दैट, इन विच ईयर वाज द नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम लॉन्च्ड इन इंडिया। फूड फॉर वर्क, ठीक है, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था इंडिया में, हमने इसकी डेट बतानी है। सीधा स्टैटिक क्वेश्चन है, 2005, 2004, 2002, 2001। ठीक है, तो आप इसका आंसर बताओ। देन आफ्टर दैट 2004 इज़ द आंसर ऑफ फूड नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम इन इंडिया लॉन्च हुआ था 2004 में। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे लिए, सॉरी Which of the following program was initiated by the government of India to improve the food and nutrition level of the poor in the country? ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है लॉन्च किया था, जिसमें ये ख्याल रखा जाए कि इम्प्रूव किया जाए फूड एंड न्यूट्रिशन, मतलब खाना भी और उसमें न्यूट्रिएंट्स भी हो, किसके लिए, गरीबों के लिए हिंदुस्तान में। ठीक है, क्या वो मिड डे मील स्कीम है, क्या वो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, क्या वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है? क्या वो इन तीनों चीज़ें में से कौन सी चीज़ वो है जिसमें जो है सरकार ने जो न्यूट्रिशन है और फूड है गरीबों के लिए, उसको मतलब खाना भी हो और साथ में न्यूट्रिएंट भी हो उसमें, तो ऐसी कौन सी स्कीम जो है सरकार ने लाई थी, गवर्नमेंट ने लाई थी? तो इसका आंसर रहने वाला है हमारे पास डी, ऑल ऑफ द अबो, यानी कि तीनों, मिड डे मील स्कीम भी, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम भी और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम भी। अब आप कमेंट में मुझे बताओगे कि मिड डे मील स्कीम का पहला नाम क्या था और ये कब आई थी? Which of the following methods do economists use to identify the poor? एक पोर को मतलब एक बंदे को हमने 100 लोगों को बुलाया, ठीक है, उनमें से कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, हमसे ये पूछा गया। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं इसका।
ओनरशिप ऑफ द एसेट एंड ऑक्यूपेशन, क्या हम उसकी ओनरशिप देखते हैं कि वो कितनी चीज़ों का मालिक है, उसके पास कितने एसेट्स हैं। फिर उसके बाद एनुअल इनकम, क्या हम उसकी सालाना इनकम देखते हैं, क्या हम सेविंग्स देखते हैं उसकी, या नन ऑफ द अबव। ठीक है, ये हमारे कुछ ऑप्शंस रहने वाले हैं। तो आप इसका आंसर दो A, B, C एंड D। ठीक है, चलो इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ओनरशिप ऑफ द एसेट एंड ऑक्यूपेशन। ठीक है, इकोनॉमिस्ट क्या देखते हैं, और इकोनॉमिस्ट चेक करते हैं कि इसकी जो है एसेट्स इसके पास कितने हैं और ऑक्यूपेशन क्या है इसकी। ठीक है, ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड ऑक्यूपेशन, मतलब इसकी ऑक्यूपेशन, ये काम क्या करता है, तो काम से ही हमें पता चल जाएगा कि कितनी अर्निंग करता है। देन आफ्टर द एसेट, इसके पास एसेट कितनी है। मान लो किसी के पास 10 कुनाल ज़मीन, और 10 कुनाल बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है, तो अब इसके पास उतनी ज़मीन है लेकिन वो जॉब कुछ भी नहीं करता। ठीक है, तो हम उसको गरीब कह नहीं सकते, क्योंकि वो 10 कुनाल जैसी ज़मीन से इतना कमा रहा होता है कि वो खुद को सस्टेन कर ले। ठीक है, इतना अच्छा खासा उसका वेल अर्नड होगा। तो ये वाली चीज़ें होती हैं कि हमें दोनों चीज़ें देखनी, उसके पास एसेट्स कितने हैं और उसके पास ऑक्यूपेशन क्या है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड द पुअर पीपल इन इंडिया गेटिंग लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। इनमें से कौन सी वजूहत हैं, इनमें से कौन से रीज़न्स हैं जिसके वजह से पुअर पीपल जो इंडिया है उनको लिमिटेड मतलब इकोनॉमिक्स अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, उनको मतलब पैसा नहीं कमा पाते, उनके पास इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो है लिमिटेड हो जाती हैं। ऐसे कौन से रीज़न हैं? लैक ऑफ स्किल्स एंड बेसिक लिटरेसी, क्या एक गरीब को मतलब अमीर बनने से क्या चीज़ें रोकती है? क्या वो स्किल्स और बेसिक लिटरेसी ना होना है? क्या वो सरकास्टी ऑफ रिसोर्सेज है? क्या वो मोस्ट ऑफ देम लिव इन रूरल एरियाज़ है? क्या वो मतलब गांव देहात में रहने की वजह से पीछे रह जाते हैं, या नन ऑफ द अबव है? तो आप मुझे इसका आंसर बता दो। देखो बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना आपके एलिमिनेशन मेथड से हो जाएंगे। ठीक है, क्या वो गांव में रहते हैं इसलिए उनको इकॉनमी नहीं है, तो ये क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट निकल जाएगा। फिर सरकासिटी ऑफ रिसोर्सेज या लैक ऑफ स्किल्स एंड बेसिक लिटरेसी, आप इसका आंसर सामने सामने पढ़ा हुआ दे सकते हो। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। इसका आंसर ए रहने वाला ऑब्वियसली लैक ऑफ स्किल्स एंड बेसिक लिटरेसी। जो एक गरीब है वो जो है स्किल्स नहीं ले पाता, मतलब उसके पास स्किल्स नहीं होती है, उसके पास चीज़ें नहीं होती। मतलब एक गरीब शख्स है, अगर उसको कंप्यूटर चलाना आ जाए, वो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करेगा, वो कोई ऐसा काम करेगा मतलब जो उसके साथ पॉसिबल होगा। ठीक है, तो ऐसा कोई काम कर लेगा अपनी स्किल से ताकि वो पैसा कमा ले। ठीक है, स्किल होती है लाइक मैकेनिक होना, इलेक्ट्रिशियन होना और दीज काइंड ऑफ थिंग्स, जिनमें जो है उसको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अब किसी के पास स्किल ही नहीं है तो उसको क्या करना पड़ेगा, तो वही वाली चीज़ें सामने आ जाती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन रीज़न ऑफ द डिक्लाइन इन द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड फॉर द पर्पज़ ऑफ कल्टिवेशन। देखो कहा जाता है कि अभी प्रॉब्लम आ रही है, क्या चीज़ प्रॉब्लम आ रही है कि जितनी ज़मीन एक इंसान के पास थी ना पहले लैंड कल्टिवेशन के लिए, वो कम हो रही है। पर कैपिटा कहते हैं कि पर इंसान को जितनी ज़मीन मिलती थी उसमें एग्रीकल्चर करने के लिए वो कम हो रही है। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, कि मतलब एक इंसान की ज़मीन मान लो आज से 2 जनरेशन्स पहले चलते हैं। ठीक है, दादाजी से के पास चलते हैं। दादाजी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी। ठीक है, दादाजी ने डिस्ट्रीब्यूट कर दी अपने 3 बेटों में। ठीक है, अब वो 3 बेटों में जो डिवाइड होगी ज़मीन, अब उन 3 बेटों ने आगे अपने 3 बेटों में डिवाइड कर दी। तो 9 बंदों में वो जो ज़मीन एक के पास थी जिसमें एक बंदा कल्टीवेशन करता था, अब वो 9 बंदों में कल्टीवेट होगी। और 9 लोग क्या करेंगे, 9 घर भी बनाएंगे उसमें, क्योंकि हर किसी का अपना घर होना चाहिए। तो दिस इज़ द मेन पर्पज़ बिहाइंड इट। चलो अब हम देखते हैं इसके पास रीज़न क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। सॉरी गाइस, बार बार फ्लाइट्स ऊपर से जा रही हैं तो उससे थोड़ा सा शोर आ रहा है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही होगी। आई एम सॉरी फॉर दैट। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्या मतलब रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या रीज़न है कि पॉपुलेशन जल्दी जल्दी बढ़ रही है और एम्प्लॉयमेंट नहीं है। देखो अगर एम्प्लॉयमेंट होती तो वो ज़मीन को कल्टीवेशन में ही रखता। ठीक है, ज़मीन को कल्टीवेशन में छोड़ के कुछ और काम कर रहा होता है, क्योंकि जॉब कर रहा होता है। ठीक है, पैसा वहाँ से अर्न कर रहा होता है, यहाँ से कल्टीवेशन हो रही होती है। बट जब उसके पास वो है ही नहीं तो वो ज़मीन को ही यूज़ करेगा। तो अब यहाँ पे ऑप्शन ए है। ऑप्शन नंबर बी, पॉल्यूशन इन लैंड एंड वाटर बॉडीज़ बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूजेस ऑफ एग्रोकेमिकल्स, क्या मतलब इसका रीज़न ये है कि लैंड की जो पॉल्यूशन है वो ज़्यादा हो जाती है और जो किसान है वो ज़्यादा एग्रोकेमिकल्स कहते हैं एग्रीकल्चरल केमिकल्स, जैसे कि हमें केमिकल्स यूज़ करने पड़ते हैं अपनी जो खेती है, अपनी जो ज़मीन है उसमें से कल्टीवेशन करने के लिए, अच्छी कल्टीवेशन करने हमें जो है पेस्टिसाइड्स यूज़ करने पड़ते हैं। या फ्रीक्वेंट ड्राउट्स यानी कि सूखा पड़ना,
मतलब हर साल सूखा पड़ रहा है, उसकी वजह से कल्टिवेटेड जो लैंड है उसकी जो है कम हो रही है। तो यहाँ ये सभी इसके रीज़न्स हो सकते हैं। अब आप मतलब एज अ गेस भी ये चीज़ गेस कर सकते हैं कि ये तीनों जो है ये रीज़न है कि हमारी जो कल्टिवेटेड लैंड है वो कम होती जा रही है। ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ द अबव। चलो नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 2 कैटेगरीज ऑफ पॉवर्टी आइडेंटिफाइड बाय UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपको ये वाली फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और ये कब बनी थी, ये आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि 2 कैटेगरीज़ की पॉवर्टी की, जो गरीबी की है 2 कैटेगरीज़ बताई हैं UNDP ने, वो कौन कौन सी है, ठीक है। इनकम एंड ह्यूमन पॉवर्टी, इनकम एंड रिलेटिव पॉवर्टी, रूरल एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी या रूरल एंड रिलेटिव पॉवर्टी। तो अब मुझे इसका आंसर बताओ, देन आफ्टर दैट हम डिस्कस करेंगे। तो इसका आंसर रहने वाला इनकम एंड ह्यूमन पॉवर्टी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ हैज़ अ ग्रेटर प्रेवलेंस ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी, इनमें से कौन सी जो कंट्री है उनमें से प्रेवलेंस है, ग्रेटर प्रेवलेंस ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी हमें सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती, मतलब पाने को मतलब दिखती है, ठीक है। रिलेटिव कंट्रीज़, डेवलप्ड कंट्रीज़, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, सोशलिस्ट कंट्रीज़, कैपिटलिस्ट कंट्रीज़, ठीक है। यहाँ से आपने मुझे बताना है, क्वेश्चन है मेरा कि कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ कौन सी होती हैं और सोशलिस्ट कंट्रीज़ कौन सी होती हैं। इसमें आप मुझे USA और रशिया की जो है एग्जांपल्स दोगे। देन आफ्टर दैट इंडिया जो है वो इस टाइम पे डेवलपिंग कंट्रीज़ में आता है। तो 3 तरीके की कंट्रीज़ होती हैं, एक होती है डेवलप्ड, एक होती है डेवलपिंग और एक होती है अंडर डेवलप्ड। जैसे कि हम अफ्रीकन कंट्रीज़ देखेंगे, अफ्रीका में जितनी भी कंट्रीज़ हैं मोस्टली वो जो है अंडर डेवलप्ड हैं, ठीक है। मतलब अंडर डेवलपमेंट मतलब ना उन्होंने अभी डेवलप करना शुरू भी नहीं किया है। फिर आती है इंडिया आती है डेवलपिंग कंट्रीज़, डेवलपिंग यानी कि डेवलप्ड हो रही है। फिर आती है यूरोपियन कंट्रीज़ लाइक अमेरिका, देन कनाडा, देन उसके बाद आ जाती है जर्मनी, फिर आता है UK, फिर आता है फ्रांस, इटली। ये वाली कंट्रीज़ डेवलप्ड कंट्रीज यानी कि डेवलप्ड हो चुकी हैं। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है हमारा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ में हमें रिलेटिव पॉवर्टी ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ हैज़ अ ग्रेटर प्रेवलेंस ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब हमने रिलेटिव पॉवर्टी हमने देख लिया कैपिटलिस्ट कंट्रीज़, तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो हमने जो है ऑप्शंस डिस्कस कर लिया। अब हम डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ में एब्सोल्यूट पॉवर्टी यानी कि इंडिया जैसी कंट्री में हमें कौन सी पॉवर्टी देखने को मिलती है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। पर डे कैलोरीज एस्टिमेट ऑफ पॉवर्टी फॉर रूरल इकोनॉमीज इज़, मतलब अब क्या होता है कि एक इंसान एक दिन में कितना खाना खा रहा है वो तो ठीक है, लेकिन उसको कितनी कैलोरीज़ मिल रही हैं। तो वो खाना खाते हैं, हमें कैलोरीज़ हमारी बॉडी में मिलती हैं। तो कह रहा है कि पर डे एक रूरल में मतलब एक गांव में एक इंसान को कितनी कैलोरीज़ लेनी चाहिए, तब हमें पता चल जाएगा कि ये गरीब है, ठीक है। तो द पर डे कैलोरीज एस्टिमेटेड ऑफ पॉवर्टी, मतलब पॉवर्टी में हमें पता चल जाएगा। देखो एक अमीर है वो तो खाना खाता रहेगा, ठीक है, उसकी तो बहुत ज़्यादा कैलोरीज हो जाएंगी, उसकी हमें बात करनी ही नहीं है, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे कि रूरल में लोग कैसे कितनी कैलोरीज लेते, नहीं, हमें गरीब की बात करें कि कम से कम उसको कितनी कैलोरीज मिलती हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये गरीब है। तो उसमें लेस दैन 2400, लेस दैन 2200, 2100 और 2000, ठीक है। इनमें से हमें बताना है कि कितनी जो है कैलोरीज़ जो है इंसान वो जो है कंज्यूम करेगा रूरल एरियाज़ में, तब हम उसको बोलेंगे कि ये गरीब है। इससे कम अगर करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा लेस दैन 2400 कैलोरीज़ अगर वो करेगा गांव में एक शख्स जो है लेस दैन 2400 से कम कैलोरीज़ जो है कंज्यूम करेगा, हम कहेंगे ये गरीब है, यानी कि इसके पास कैलोरीज़ तक के जो है कंज्यूम करने के पैसे नहीं हैं। चलो अगर हम यही वाली चीज़ करें सिटीज़ के लिए कि अर्बन एरियाज़ में यही कैलोरीज़ का क्या होता है, अर्बन एरियाज़ का डिफरेंट है और रूरल एरियाज़ का डिफरेंट है। रूरल एरियाज़ में लेस दैन 2400 है और अर्बन एरियाज़ में अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि लेस दैन 2100। ये चीज़ें आपने दोनों याद रखनी है कि रूरल एरियाज़ में कितनी कैलोरीज़ होती हैं और अर्बन एरियाज़ में 2100, रूरल में 2400 और अर्बन में 2100। So this was all about today's session. If you are new in this YouTube channel, you have to subscribe. Please subscribe the channel. If you are new, then अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हम पढ़ते हैं और हमें पता चलता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं और क्या चीज़ें करना चाह रहे हैं, फिर रिगार्डिंगली वैसे ही आगे काम होता है, ठीक है। आप अपना कमेंट ज़रूर
दें कि क्या चीज़ें हैं और किस चीज़ को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा और एप्लीकेशन का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको पीडीएफ और जितना भी स्टडी मटेरियल है वहाँ पे मिल जाए और बहुत सारे अपडेट्स जो हैं वहाँ पे सबसे पहले आपको मिल जाते हैं। बाकी एप्लीकेशन पे भी बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल है, आप एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करें। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू आर न्यू, डू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।